हेलो स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसका क्विक रिवीजन कर रहे थे। हमारा कुछ पार्ट हो गया था, नेक्स्ट उसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन को हमने स्टडी कर लिया था। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसके बारे में और जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो है जो लार्ज अमाउंट में होता है और सोल्यूट वो है जो स्मॉल अमाउंट में होता है। फॉर एग्जाम्पल, if you are taking sugar solution in water, then water is a solvent and sugar is a solute. तो sugar in water, example sugar in water। तो यहां पर जो solute हुआ वो है sugar and जो solvent होगा that is वाटर। तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स को डिसोल्व कर लेता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो जब भी कोई वाटर सॉल्यूशन आता है तो वाटर वहां पर सॉल्वेंट होता है और कोई अदर कंपोनेंट जो भी डाला गया दैट इज सॉल्यूट। अब बात करें हम सॉल्यूशंस के डिफरेंट टाइप्स की, एक्वस एंड नॉन एक्वस। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि जब जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे हमारे पास एक्वस नॉन एक्वस सॉल्यूशंस जैसे वर्ड आते रहेंगे। एक्वा जो वर्ड है दैट इज फॉर वाटर। तो जब भी हमने सॉल्यूशन वाटर के अंदर बनाया दैट इज एक्वा सॉल्यूशन, और वाटर में नहीं बनाया, वाटर के अलावा अदर कोई लिक्विड या अदर कोई सॉल्वेंट लिया है दैट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन व्हेन वाटर इज सॉल्वेंट एंड अदर देन वाटर, if solvent is other than water। जैसे हमने अल्कोहल ले लिया तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनेगा जिसको हम अल्कोहल बोला जाता है। या फिर हमने सॉल्यूशन बना लिया, सपोज कीजिए हमने गैसेस का मिक्सचर लिया है, एक गैस लार्ज अमाउंट में दैट इज सॉल्वेंट और दूसरी स्मॉल अमाउंट में, तो वहाँ पर सॉल्यूशन बनेगा वो गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर वाटर है तो एक्वस, वाटर नहीं है तो नॉन एक्वस। अगेन नेक्स्ट हमारे जो टाइप्स हैं, सैचुरेट, अनसैचुरेट एंड सुपर सैचुरेट, ये भी एक टाइप्स है सॉल्यूशन का। सबसे पहले हम बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने कोई फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिए, सपोज कीजिए 100 ml सॉल्वेंट लिया है, तो इस 100 ml सॉल्वेंट में किसी भी सॉल्यूट की एक फिक्स अमाउंट होगी जो डिसोल्व हो जाती है, उससे ज़्यादा सॉल्वेंट हम डिसोल्व नहीं कर पाते, तो वो सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेट सॉल्यूशन। दैट मीन्स सॉल्वेंट सैचुरेट हो गया, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसोल्व इन दिस सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। नो मोर सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसोल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, दैट इज सैचुरेट सॉल्यूशन। अनसैचुरेट, अभी ये भूखा है, इसमें और सॉल्यूट आप डाल सकते हो, तो उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेट सॉल्यूशन। मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक्चुअली सॉल्यूशन पहले बना चुके हैं हम, अब उसमें और सॉल्यूट क्या हम डाल सकते हैं, या डिसोल्व करेगा या नहीं करेगा। तो वो अगर और सॉल्यूट डिसोल्व नहीं करता, सॉरी करता है तो अनसैचुरेट, और नहीं करता तो सैचुरेट। अब बात करें सुपर सैचुरेट की, तो कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सॉल्यूट डिसोल्व कर लेते हैं, यानी हम उसको हॉट करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें तो कैपेसिटी से ज़्यादा डिसोल्व कर लेते हैं, बट जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है उस कैपेसिटी से ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉल्यूट को वो निकालना स्टार्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो इनको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन that have super solutions that have solute
more than required to make saturated solutions are super सैचुरेट। तो ये हमारे जो सैचुरेट है बिल्कुल बैलेंस में है, अनसैचुरेट है एक तरह से हंग्री हैं, भूखे हैं, वो डाल सकते हो आप इसमें, और सुपर सैचुरेट वो है एक तरह से लालची किस्म के जिन्होंने क्या किया है, अपने सैचुरेशन पॉइंट से ज़्यादा सोल्यूट अपने अंदर डाल लिया है, बट वो एक सम टाइम के बाद या टेम्परेचर के बाद वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये हमारे सॉल्यूशंस हैं। अब चलते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो है सोल्यूबिलिटी की हम बात करें, यानी हम डिफरेंट टाइप के सोल्यूट जो डिसोल्व कर रहे हैं, तो सोल्यूबिलिटी फिर क्या होती है, क्योंकि सोल्यूबिलिटी वर्ड भी आपको बहुत सारा सुनने को मिलेगा। सोल्यूबिलिटी है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स होता है, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में अब आप कितना सोल्यूट डाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। फॉर्मूला है इसका, सोल्यूबिलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 टू मेक सैचुरेट सॉल्यूशन। ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से कब, यहाँ से इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो जब भी एक बेसिक लेवल का पेपर होता है तो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। अपना अपना स्टेट का है, फर्स्ट स्टेट का जो पेपर होता है एनटीएससी फर्स्ट स्टेट, अपना अपना स्टेट का सिलेबस है, उसको जरूर देख ले एक बार। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फर्स्ट हम ले सॉलिड इन लिक्विड, यानी आपने सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व किया है। लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉलिड हुआ। ठीक है। सोल्यूबिलिटी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस बाय रेजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मोस्टली यही होता है, बहुत कम होते हैं जिनका नेगेटिव इंपैक्ट होता है या सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। मोस्टली यहाँ पर मोस्टली लगा लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एक्सेप्शन है नहीं। मोस्टली टेम्परेचर के साथ सोल्यूबिलिटी रेज होती है, प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं होता। प्रेशर डजंट हैव एनी इफेक्ट, डजंट हैव एनी इफेक्ट। प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं होता इस तरह की सोल्यूबिलिटी पर। अब बात करें हम solubility of gases in liquid, solution of gas in liquid। ठीक है। गैस को हम लिक्विड में डिसोल्व करके सॉल्यूशन बनाया है। अब बच्चों अगर आप टेम्परेचर रेज कर देंगे तो क्या होगा, गैसेस जो है बबल्स की फॉर्म में निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी टेम्परेचर रेज करने पर गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, और टेम्परेचर को डाउन करते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पर उल्टा केस होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेज होगी। ठीक है। अब प्रेशर का इंपैक्ट देखें, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर solubility of gases increases in liquids। यानी जो गैस की सोल्युबिलिटी है वो लिक्विड के अंदर इंक्रीज होती है प्रेशर इंक्रीज करने के साथ। प्रेशर लगाएंगे गैस की सोल्युबिलिटी रेज होगी, प्रेशर डिक्रीज करेंगे सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर। तो ये सोल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर एंड प्रेशर का इंपैक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। यहाँ पर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है सेपरेशन टेक्निक से। हम यहाँ पर जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं
उनको इन शॉर्ट स्टडी करेंगे। ये 4th हो गई, ये 5 हो गई, एंड दिस इज 6 एंड 7 एंड एक हमारी सेपरेटिंग फनल 8। ये मेजर सेपरेटिंग मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एवेपोरेशन की। बच्चों एवेपोरेशन का मतलब होता है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। सेकंड हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन एंड देन सब्लिमेशन। फर्स्ट क्या लिया हमने, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या करना होगा, हमें गर्म करना होगा और यहाँ से जो लिक्विड है एवेपोरेट होकर निकल जाएगा और हमारे पास किसी कंटेनर में सॉलिड बचेगा। इसका मीनिंग ये है कि एक जो है उसका इवेपोरेशन होना चाहिए कंपोनेंट का, दूसरा नॉन वोलेटाइल या वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। क्लियर? लाइक शुगर प्लस सॉल्ट या फिर नॉट शुगर प्लस सॉल्ट, शुगर प्लस वाटर एंड सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर शुगर प्लस वाटर एंड सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो इनमें से वाटर जो है वो लिक्विड वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होकर निकल जाएगा और हमारे पास बचेगा शुगर या सॉल्ट। तो ये मेथड है एवेपोरेशन। ध्यान ये रखना है कि हमें अप्लाई कहाँ करना है। नेक्स्ट हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है इसमें कोई भी जो पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इनको सेपरेट करने के लिए हाई स्पीड पर रोटेट किया जाता है। तो इससे जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो अपर लेवल फॉर्मेशन करते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में डिपॉजिट हो जाते हैं। लाइक जो बटर है यानी कार्ड है, उसे घी निकालना, बटर से यानी जो हमारा जो बटर मिल्क है उसे बटर सेपरेट करना। इसी तरह से ब्लड के अंदर से ब्लड की जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करना, यहाँ पर यूज़ किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। नेक्स्ट है बच्चों हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की अगर हम बात करें तो मिक्सचर के जो 2 या 3 कंपोनेंट्स हैं उसमें एक कंपोनेंट सब्लिमेशन शो करना चाहिए। सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट होना चाहिए और इसमें एग्जांपल है ड्राई आइस, आयोडीन, NH4Cl, कैम्फर, नेफ्थलीन। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को ध्यान रखिए, जब भी इनमें से कोई आता है दैट मीन्स यू आर टू सेपरेट बाय सब्लिमेशन। इसमें क्या होगा, हमें मिक्सचर को गर्म करेंगे, कोई एक कंपोनेंट क्या होगा गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको जो इनवर्ट फनल लगाकर हम उसकी इनर वॉल पे कलेक्ट कर लेते हैं और जो हमारा पीछे लेफ्ट होता है कंटेनर में दैट इज़ वो सब्सटेंस होता है जो सब्लिमेशन शो नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको कंपोनेंट ढूंढना है कि एक कंपोनेंट जो सब्लिमेशन शो करेगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। सिंपल सा है कि कोई एक कंपोनेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाला होना चाहिए। मोस्टली इसमें जो एग्जांपल होगा आपको आयरन गिवन होगा, आयरन नहीं है तो कोबाल्ट और निकल देखें आप, उनमें से कोई अगर कंपोनेंट है तो दैट विल बी सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक मेथड। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल ध्यान रखिए, इसमें जो लिक्विड है उसको गर्म करके यानी हीट देकर हम कन्वर्ट करते हैं वेपर्स में और वेपर्स को कंडेंसेशन या कूलिंग करके ये बनाते हैं हम लिक्विड। तो दिस इज नोन एज द डिस्टिलेशन, यानी लिक्विड को हम हीट किया, वेपर्स बनाई, वेपर्स की कूलिंग करके हमने लिक्विड बनाया। तो हमारे पास ये जो लिक्विड है दैट इज प्योर और यहां पर जो लिक्विड था बच्चों वो इम्प्योर है, इम्प्योर। ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर दैट इज ओनली H2O and mineral water H2O plus salts that is impure। ये डिफरेंस है दोनों वाटर्स में, ध्यान रखिएगा। डिस्टिल वाटर सिर्फ H2 होता है, मिनरल वाटर जो होता है ये हमारा टैप वाटर होता है, उसमें सॉल्ट्स होते हैं, दैट इज इम्प्योर। तो अगर इम्प्योर वाटर से हमें डिस्टिल वाटर बनाना है तो ये केमिकली यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकल्स के अंदर, क्योंकि अगर इसमें सॉल्ट्स होंगे तो इंटरफेयर करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता। हो गया।
तो ये अब यहाँ पर यूटिलाइज कहाँ करेंगे, क्योंकि आपने दो ऐसे लिक्विड लिए कि दोनों ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से दोनों की वेपर्स बनेंगी, फिर यहाँ पर लिक्विड बनेगा, फिर हमें मिक्सचर मिलेगा। तो होना चाहिए कि दोनों लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें डिफरेंस होना चाहिए मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। इट इज यूज्ड व्हेन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ two liquids is more than 25 डिग्री सेल्सियस और 25 केल्विन। एक ही बात है, डिफरेंस सेम आएगा। उस केस में हम इसको यूटिलाइज करते हैं। अब बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, यानी इससे कम डिफरेंस हो तो फिर क्या करें। अगर बच्चों इससे कम डिफरेंस होता है तो दोनों लिक्विड वेपर्स साथ बनाएंगी और साथ वापस से आपको इम्प्योर लिक्विड मिल जाएगा, तो उस केस में हम डिस्टिलेशन यूज नहीं करते। दैट्स व्हाई वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो नेक्स्ट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन व्हेन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, अब यहां पर हो सकता है कि दो से ज्यादा भी कंपोनेंट हो, तो जितने भी कंपोनेंट है उन सभी की बात करेंगे। अब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट्स मस्ट बी, मस्ट कंडीशन नहीं है यहां पर, बस हाँ होना चाहिए, ये ध्यान रखें। व्हेन द डिफरेंस इज द ऑफ द कंपोनेंट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस और 25 केल्विन। कंडीशन फर्स्ट में है, यानी सिंपल जो डिस्टिलेशन है उसमें कंडीशन है कि 25 से ज़्यादा होना ही होना चाहिए। दैट्स अबाउट द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बच्चों डेफिनेशन तो हमने कर लिए और यूटिलाइज करने की जो कंडीशन है वो पता है। अब इसके लिए एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। एयर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, इनको सेपरेट करने के लिए इस मेथड को यूटिलाइज किया जाता है। और इसी सेपरेशन में कहीं ना कहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज प्रेजेंट इन द ट्रेस अमाउंट, वो भी सेपरेट हो जाती है। अब यहाँ पर एयर के जो कंपोनेंट है उसको इसी मेथड से क्यों सेपरेट किया जाता है, जैसे कि हमने बोला कि लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस या केल्विन बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। तो हम ऑक्सीजन की अगर बात करें तो हमारे पास जो O2 या ऑक्सीजन गैस है, नेक्स्ट है आर्गन एंड देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों -183, आर्गन का -186 एंड नाइट्रोजन का -196। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि बहुत कम डिफरेंस है। दैट्स वाई यहाँ पर जो सेपरेशन है वो हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। सिमिलरली मेथड यूटिलाइज किया जाता है 8th क्लास में। आप जो कोल एंड पेट्रोलियम का जो चैप्टर पढ़कर आते हैं वहाँ पर पेट्रोलियम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो इसी मेथड से सेपरेट करते हैं, तो वहाँ भी इसको यूटिलाइज किया जाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो इन द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, क्लियर। और यहां पर ये कंपोनेंट हो गए एयर कंपोनेंट्स। तो ये हमारे मेथड। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट मेथड बचता है दैट इज क्रोमेटोग्राफी। इसको भी हम देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी, देखो ये कलर सेपरेशन से रिलेटेड है। क्रोमा मीन्स कलर, ग्रीक वर्ड है, दैट्स वाई नोन एज द क्रोमेटोग्राफी। और सबसे पहले कलर्स को सेपरेशन में इसको यूटिलाइज किया गया था। ये कलर बैंड के बेसिस पे पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, यानी हम जो स्टडी करते हैं 9th स्टैंडर्ड में, एक पेपर यानी जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है उसके ऊपर ड्रॉप, इंक की ड्रॉप डालकर इंक के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है। इंक से अगर आपको वाटर सेपरेट करना है तो वो इवेपोरेशन होगा, बट इंक के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं यानी कितने कलर की डाइज प्रेजेंट है वो हम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करेंगे। अब यहाँ मेथड पे हमें नहीं जाना। डिफरेंस इन द सोल्युबिलिटी इन द सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट एंड डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है।
अब इसको यूटिलाइज कहाँ किया जाता है? वहाँ किया जाता है जहाँ सोल्यूट के अमाउंट या जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ इसको यूटिलाइज किया जाता है। लेट्स सी, एक तो हो गया कि हमें जो डिफरेंट डाइज के इंक के जो डिफरेंट डाइज है या इंक के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने में यूटिलाइज करेंगे। देन हार्मोन्स हमारे पास है, अगर कोई मिक्सचर है या ऐसा कोई सैंपल गिवन है कि उसमें डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स है या ब्लड के अंदर है तो उसको सेपरेट करने में। पिगमेंट्स यानी जो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर जो पिगमेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए, या फिर ब्लड या यूरिन में कोई ट्रेस अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट है तो उसको सेपरेट करने के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ द सोल्यूट या ट्रेस अमाउंट ऑफ कंपोनेंट। क्वेश्चन यहीं से आता है कि क्रोमेटोग्राफी कहाँ से या कैसे या कौन से मेथड्स के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो ये हमारे डिफरेंट सेपरेशन मेथड्स कंप्लीट हैं। अब इसके बाद बच्चों हम चलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन हमने कर लिया, सॉल्युबिलिटी हमने कर ली, कंसंट्रेशन यानी हमारे पास डाइल्यूट या कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो सकता है। डाइल्यूट का मतलब है जिसमें वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। कंसंट्रेट का मीनिंग है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है, डाइल्यूट सॉल्वेंट कम होता है तो वो कंसंट्रेट है, यानी सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो कंसंट्रेट है, और सोल्यूट कम सोल्वेंट ज़्यादा है तो वो डाइल्यूट है। अब कंसंट्रेशन को हम डाइल्यूट और कंसंट्रेट तो कर लिए, अब कंसंट्रेशन का मीनिंग यहाँ है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सपोज कीजिए आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज द कंसंट्रेशन। इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इनिशियली हमें 2 ही स्टडी करते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, हम 2 को ही देखेंगे अभी। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज तो आपको लेना ही है, मास लेना है। इसका मास का मीनिंग है सोल्यूट का भी ग्राम किलोग्राम होना चाहिए और सिमिलर उसी यूनिट में सॉल्यूशन होना चाहिए, नॉट सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूशन के मास में क्या आएगा यहाँ पर, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, अगर आपको ओनली सॉल्वेंट अलग से दिया है तो सोल्यूट को ऐड करके आप सॉल्यूशन का टोटल मास निकालिए। बाई वॉल्यूम है, इसका मीनिंग है आपको दोनों का वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली यहाँ भी वॉल्यूम क्या होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू 100 करके आप यहाँ से इसका कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। नेक्स्ट है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, यानी बहुत ही ट्रेस अमाउंट अगर प्रेजेंट है, लाइक जो पोल्यूशन डिटेक्ट किया जाता है एयर के अंदर वो इस यूनिट के अंदर किया जाता है। मास ऑफ सोल्यूट यानी जो भी पोल्यूटेड गैसेस प्रेजेंट है उसका मास कितना है, एंड द मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब जो पर्टिकुलर एयर हमने ली है उसका मास, एंड इनटू 10⁶। क्लियर, दैट इज पीपीएम। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट खत्म होता है। अब क्योंकि एनटीएस स्टूडेंट्स हैं, आप 10th क्लास में हैं, तो इसके साथ एक फिजिकल और केमिकल चेंज वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन आता है उसको हम 10th में भी स्टडी करते हैं। तो एक स्मॉल पोर्शन है, उसको एक थोड़ा सा हम उसका एक ब्रीफ ले लेते हैं। चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल, अपने सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस। देखो फिजिकल का मीनिंग होता है चेंज इन फिजिकल स्टेट, शेप, साइज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेंसिटी हो गई। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज में अगर चेंज होता है वो फिजिकल चेंज, किसी की साइज चेंज कर रहे हो आप, इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, या उसकी शेप चेंज कर रहे हो। सपोज करो आपके पास एक पेपर है, उसको फोल्ड करके आप क्या कर रहे हो, उसकी शेप चेंज कर रहे हो। देन साइज है, पेपर को टीयर कर रहे हो, उसका साइज है डिक्रीज कर रहे हो। डेंसिटी यानी हम किसी लिक्विड है हमारे पास, उसके अंदर हमने वाटर के अंदर शुगर डाला, शुगर की अमाउंट कम या ज़्यादा करके उस सॉल्यूशन की डेंसिटी चेंज कर दी। तो इस तरह की जो चेंजेस है दैट आर फिजिकल चेंजेस। यहाँ पर कोई न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता है, और ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल भी होते हैं। यानी हमने जो चेंज अप्लाई किया है उस फैक्टर को हम हटा दें तो ओरिजिनली हमारे पास पहले वाले जो कंपोनेंट है वो हमें मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर
हम बात करें केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज का मीनिंग होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू केमिकल कंपाउंड बनता है, उसका न्यू फॉर्मूला होता है, सारी प्रॉपर्टीज उसकी नई होती है, दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज न्यू होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसके हम बात करें फिजिकल चेंज की, तो बॉइलिंग, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी फिजिकल चेंजेस हैं। मेल्टिंग हमने करी, आइस को लिक्विड बनाया, अगर वापस से उसकी कूलिंग करें लिक्विड से सॉलिड फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये सारे फिजिकल चेंज है। अगर हम केमिकल की बात करें तो बर्निंग प्रोसेस, जहाँ कहीं भी बर्निंग होता है दैट मीन्स वो क्या होगा, केमिकल। मैंने हीटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, हीट करना, नॉर्मली हीट करना किसी चीज़ को और मेल्ट करना वो फिजिकल होता है, बट बर्निंग का मतलब है उसको हमने ऑक्सीजन दी है और उसको बर्न कर रहे हैं, तो उसमें न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, तो वो सारे केमिकल चेंज होते हैं। केमिकल चेंज लाने वाले फैक्टर को अगर हम रिमूव करें तो ओरिजिनली हम वो सब्सटेंस गेन नहीं कर सकते जो इनिशियली हमारे पास थे। लेट्स सपोज आप किसी पेपर को बर्न कर रहे हैं और आपको लगा कि थोड़े टाइम बाद आपने जो पेपर बर्न हो रहा था, यानी फायर को आपने पुट ऑफ कर दिया और जो एसेस बनी है, रेजिड्यू बना है, गैसेस बन गई, आपको लगे कि आप सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर पेपर बना सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यानी ये जो है वो इरिवर्सिबल होते हैं। यहाँ एनर्जी चेंजेस होती है केमिकल चेंजेस में, या तो एक्सोथर्मिक होंगे, एनर्जी बाहर निकलेगी, या एंडोथर्मिक होंगे, एनर्जी अंदर लेंगे। बट यहाँ पर नेट एनर्जी चेंजेस कुछ नहीं होता, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को ऐड करें तो ज़ीरो चेंजेस होते हैं। इसके अलावा केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं, एक बार हो गए तो वो परमानेंट है। ये परमानेंट नहीं होते, दैट मीन्स आप आइस से लिक्विड, लिक्विड से आइस, एक बच्चों का ये खेल है जो बच्चों में आप खूब खेलते हैं, ये चेंज करते रहते हैं, दैट मीन्स वो परमानेंट नहीं है। तो ये इसके साथ फिजिकल और केमिकल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यानी जब भी कोई न्यू सब्सटेंस बनता है आप ध्यान रखिए वो केमिकल चेंज है, और ओनली किसी फिजिकल प्रॉपर्टी में आप चेंज कर रहे हैं, दैट इज़ फिजिकल चेंज। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब का ग्लो होना, या मैग्नेटाइजेशन करना, किसी सब्सटेंस को रब करके मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही आती है। टीयरिंग करना, कटिंग करना, ये भी सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती है। तो दैट इज़ अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आपको डिटेल में अगर इसको पूरा पढ़ना है बेटा 9th क्लास का वीडियो देखिए, वहाँ से आपको डिफरेंट टाइप के सारे एग्जाम्पल्स और डिटेल में इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मिल जाएगी। एंड 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड DSC अगर एग्जाम दे रहे हैं तो हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले भी इसको स्टडी करते हैं, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। दैट्स अबाउट दिस चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। अगर आपको कोई भी टॉपिक डिटेल में स्टडी करना है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो आप देखिए 9th स्टैंडर्ड का, आपको अच्छे से वहाँ पे पूरा लेक्चर मिलेगा, सारे एग्जाम्पल्स जो भी हैं सारे मिलेंगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड खुश रहिए, स्टडी कीजिए।